नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज बात होगी कोरोना वैक्सीन की कि ये वैक्सीन हमारे कितनी पास और कितनी दूर है, आखिरकार कब ये हमें मिलेगी। क्योंकि वैक्सीन की चर्चा लगातार हो रही है, कोई ना कोई अपडेट लगातार आ रहा है कि इस वैक्सीन ने 95% की एफिशिएंसी प्राप्त कर ली है, ये इतनी कारगर है, ये इतनी प्रभावी है और क्यों ना हो वैक्सीन पर ही हमारा बहुत हद तक भविष्य टिका हुआ है। हालांकि वैक्सीन आए तब तक हमें अपने उपायों को जारी रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, लेकिन वैक्सीन ही होगी जो इस पूरी स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। इसलिए बड़े इंटरेस्ट का विषय है और दुनिया में अलग अलग तरह की वैक्सीन पे काम हो रहा है, लगातार उसमें प्रगति भी हो रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है आज, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि जनवरी तक भारत में भी वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो चलिए आज वैक्सीन पर ही चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के डीन और महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर शशांक जोशी और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर एमएस कंवर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कंवर, अगर हम माने कि फेज 3 ट्रायल होते होते 2-3 महीने लग जाए तो एक तो हो गया कि वैक्सीन का अप्रूवल और एक होता है उसका मास प्रोडक्शन, जो हमारी आबादी है, या अगर हम बात करें कि फर्स्ट लाइन में हमें अपने हेल्थ वर्कर्स को ही देना है या एल्डरली लोगों को देना है, तो भी हमें बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगेगी। तो क्या वैक्सीन का अप्रूवल और फिर उसकी इतने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें बहुत अंतर है? इसमें ज्यादा समय लगेगा, अप्रूवल के बाद और 2-3 महीने आपको उसे बनाने के लिए लगेंगे कि वंस अप्रूव्ड फिर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि आप बड़ी संख्या में उसके डोजेस बना पाएं? इंडिया की तादाद जो है, पॉपुलेशन है, वो देखते हुए मेरा ख्याल है कि सारा 2021 लग जाएगा कॉमन मैन तक पहुंचते पहुंचते। जो हाईली वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको तो शायद फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगी। आई एम वेरी होपफुल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21 में मिल जाएगी, लेकिन बाय द टाइम इट रीचेस द कॉमन मैन तो हो सकता है कि 21 के एंड तक ही इतनी प्रोडक्शन हो पाएगी। हालांकि हम चारों वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं, उनकी सारी कॉमन प्रोडक्शन होपफुली कि उसके रिजल्ट्स, ट्रायल्स, सेफ्टी प्रोफाइल, सारी चीज़ ठीक से परख ली जाए तो उसके बाद ही ये चीज़ शुरू हो पाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि 2021 के एंड तक ही कॉमन मैन तक पहुंच पाएगी। लेकिन यस, इसकी प्रोडक्शन बड़ी मास स्केल पे और इसकी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशंस बहुत ही फास्ट, अनप्रेसिडेंटेड तरीके से मिल रही हैं, जो कि पहले आज तक कभी किसी वैक्सीन को नहीं मिली। ड्रग्स को तो मिलती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स को तो मिलती हैं, लेकिन वैक्सीन को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि इसमें आप नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को वैक्सीनेट कर रहे हो। अगर उसमें कुछ हो जाए एज कंपेयर टू ए ड्रग जो कि एक मरते हुए इंसान के लिए या बहुत ही सिक इंसान है, उसके लिए आप इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे रहे हो कि चलो लेट अस होप के इट विल वर्क, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। सो कीपिंग दिस इन व्यू, इनको जितनी भी जल्दी करें, सेफ्टी प्रोफाइल बड़े ध्यान से देखनी पड़ती है। आपको मालूम होगा एस्ट्राजेनेका कौन से जे.एन.जे के जॉनसन जॉनसन का यूएसए में भी ट्रायल रुक गया था, कई ऑक्सफोर्ड का भी बीच में रुक गया था, जब तक उन्होंने वो एनालाइज नहीं कर लिया कि वो पेशेंट को हुआ क्या। सो ये चीज़ें कभी भी एज ए रोड ब्लॉक बन सकती हैं। हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। हर्षवर्धन जी ने कहा कि हम जनवरी में रोल आउट शुरू कर देंगे। वेल, वी आर हैप्पी अबाउट दैट, लेकिन उसमें कई तरह के रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं। मैं तो सोचता हूं कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में भी मिलनी शुरू हो जाए, स्पेशली द हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस फोर्स, जब या दूसरे लोग जो कोविड केयर में लगे हुए हैं, उन सबको अगर पहले मिलके उसके बाद में एल्डरली ग्रुप को मिल जाए तो दैट वुड बी ए बिग प्लस, अगर वो हम अगले 6 महीने में भी वो इतना अचीव कर पाते हैं तो। राइट। अरे आप तो डॉक्टर कंवर, एक बड़ी चीज ये भी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो वैक्सीन को -70 और -80 डिग्री के स्टोरेज का टेम्परेचर चाहिए। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अब जो इंडियन वैक्सीन जिनकी 3-4 की हम बात कर रहे हैं, जो ट्रायल चाहिए, तो इस तरह के बहुत ही टिपिकल टेम्परेचर और फिर उनका स्टोरेज, फिर उनका मूवमेंट, उनके लिए मास स्केलिंग, ये इंडिया में इसकी तैयारी, हालांकि एक टास्क फोर्स बनी हुई है इसके लिए, लेकिन वो तैयारी हम कितनी माने? ये सही कह रहे हैं आप। ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के साथ ये इश्यू है कि बहुत ही माइनस टेम्परेचर पे आपको ले जाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फिर जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बाद जहाँ लगेगी वहाँ पे कितनी फैसिलिटी है, कितने घंटे के लिए वहाँ पे, कितने दिनों के लिए वहाँ पे है, उस दौरान कितनी टेम्परेचर। सो दिस कैन अफेक्ट द वैक्सीन्स एफिकेसी।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये कई कोल्ड चेन रिएक्शन की जो ड्रग्स होती हैं, बड़ा उसका ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ये। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा एक इशू मैं और रेज करना चाहता हूँ कि इंडिया इज़ वेल नोन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टू बी ए वैक्सीन हब। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए हमारे पास फैसिलिटी भी बहुत है और बड़ी लो कॉस्ट प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसलिए दूसरे कंट्रीज की वैक्सीन भी हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है तो इंडियंस को मिल जाएगी। वो आपको बनाने को दे रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि जी हमने इतनी आपकी वैक्सीन पहली 20 मिलियन या 50 मिलियन या 100 मिलियन वैक्सीन आप सिर्फ यूएसए को सप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज ने, बहुत यूरोपियन कंट्रीज ने ऑलरेडी बुकिंग्स इस तरीके से कर रखी हुई हैं कि अगर वैक्सीन बन भी रही है, बिलियंस में वैक्सीन बन गई है, तो इंडिया में कितने को मिली है ये अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। ज़्यादातर वैक्सीन यूएसए ने और यूरोपियन कंट्रीज ने ले ली हुई है, ऑलरेडी बुक कर ली हुई है। यू कैन नॉट ब्रेक दोस लॉज। वो उनको जिस तरीके से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उसी तरीके से चलना पड़ेगा, चाहे बन इंडिया में रही है, वो बनवाएंगे यहाँ से। लेकिन यस, जो इंडिया की वैक्सीन हैं उनमें ऑब्वियसली सारी प्रायोरिटी जो है वो इंडियन पेशेंट्स पे होगी। So that point also has to be seen कि India may be a hub, India may be making money through these contracts, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में वैक्सीन बिक जाएगी या इंडिया में दे दी जाएगी, हालांकि सस्ती बनेगी यहाँ पे। राइट। एक छोटा सा सवाल मैं डॉक्टर कंवर यहाँ और जोड़ूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि जब वैक्सीन आ गया मान लीजिए, तो क्या उसका कोई कॉस्ट होगा? वो कॉस्ट कोई आम आदमी बियर कर पाएगा कि सरकार की तरफ से मुफ्त लगेगा, या अलग अलग ग्रुप्स की पहचान होगी कि जैसे सब्सिडी मिलती है सिलेंडर की कि भाई आप इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इतनी इनकम ग्रुप में आते हैं तो आपको इतने पैसे देने होंगे, इससे बिलो वालों को फ्री देगी सरकार? कैसे होगा वो? कोई आइडिया उसके बारे में? मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा इशू है ये, कोविड ने दुनिया को इतना हिला के रखा हुआ है और हिंदुस्तान में भी कहीं ढंग से अभी कंट्रोल में नहीं है डिजीज़, और इट्स ए मेजर पॉलिटिकल इशू, ऑफ कोर्स हेल्थ इशू के अलावा। तो मैं सोचता हूँ कि कॉस्ट इशू इतना बड़ा आएगा नहीं, हिंदुस्तान में नहीं आएगा, और इसमें सब्सिडी दें या कुछ भी दें या इसकी कॉस्ट ही कम रखेंगे। जो इंडिया में प्रोड्यूस हो जाएंगी वैक्सीन, उनकी कॉस्ट भी कम ही रहेगी। सो इट मे बी अराउंड 1,000 रुपीज़, और उसमें भी इट इज़ क्वाइट लाइकली कि सब्सिडी दें, क्योंकि सब्सिडी देने से सरकार को फ़ायदा है। डिजीज़ आपको स्प्रेड होने से रोकना है, आपको किसी ना किसी तरह से इंसेंटिवाइज करना ही है, ताकि हर एक, अगर वैक्सीन आ गई है तो हर एक को लगे, इमीडिएटली लगे। सो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि कॉस्ट विल नेवर बी ए बैरियर कि लोगों को लग नहीं रही। आई डोंट थिंक सो एट ऑल। जो हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे केरल हो, और अब क्योंकि फेस्टिविटीज़ या खासतौर पे दिवाली का सीज़न गया है तो 1-2 हफ्ते में शायद हमें और कुछ देखने जानने को मिलेगा, वो डॉक्टर जोशी से हम पूछेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक दिल्ली की बात करूँ तो ये फिर से लौट के आया, और बड़ी तादाद में, बड़े फोर्सफुली लौट कर आया है। तो मतलब कोरोना इसी तरह की चाल अपनाता रहेगा, जैसे उसको सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, जैसे उसको मौके मिलेंगे, जैसा उसको वेदर मिलेगा, वो पलट के आता रहेगा। यानी कुल मिला के आपको वैक्सीन की तरफ ही देखना होगा। You're right, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है, इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल डिजीज़। हमें सोचा नहीं था, हमने मार्च में जब हम बड़े एक्टिव हो गए थे इंडिया में, हम हॉस्पिटल्स में एडमिशन शुरू कर दी थी और बहुत केसेस से इन्वॉल्व हो गए थे। मैंने खुद ही कम से कम 7-8 हज़ार केस तो ट्रीट किए हैं। डेली कोविड का राउंड कर रहा हूँ मैं, और हमारे पास 250-300 पेशेंट एडमिट हैं। सो हमारा एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है इस डिज़ीज़ में, लेकिन हम फिर भी नई चीज़ें देख रहे हैं इसमें। ये लौट के आ रही है, हमें नहीं लग रहा था कि ऐसे होगा, लेकिन वेदर इट इज़ टू डू विद फेस्टिविटीज़, लोग बिल्कुल इससे अब बेपरवाह हो गए हैं कि अब कब तक चलेगा। और अब लोगों को ये भी पता चल गया है कि इस एक्चुअल मोर्टेलिटी है जो है वो तकरीबन टोटल इन्फेक्शंस को अगर गिना जाए, नॉट जो ज़्यादा सिक हैं या जो
जिनको बहुत सिम्टम्स हो रहे हैं, बहुत एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं, सबको अगर देखा जाए तो प्रॉबेबली 1% मॉर्टेलिटी है। तो आदमी फिर ये रिस्क लेके चल पड़ता है कि चलो यार हम तो अंदर बैठे बैठे घर में घुट घुट के मर जाएंगे, हमारी बिजनेस का सत्यानाश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो दे हैव एक्चुअली बिकम the mindset has changed. So अब उनको जानते हुए भी कि ये रिस्क है, उसके बावजूद भी वो दे आर टेकिंग द चांसेस। सो ये रीज़न है, या एक और रीज़न जो मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो स्मॉग और फॉग का एटमॉस्फेयर आएगा आगे या आ रहा है, जो आ चुका है, इसमें भी जो पार्टिकुलेट मैटर है जो सस्पेंडेड रहता है, दैट प्रोबेबली एक्ट्स एज ए कैरियर फॉर द एरोसोल्स। जो ड्रॉपलेट होते हैं कोरोना के, वो तो 10 मिनट में, अब 20 मिनट में वो ड्रॉप कर जाते हैं। जो एरोसोल्स होते हैं वो 1 घंटे से ज़्यादा हवा में रहते हैं। नाउ दीज पार्टिकुलेट मैटर्स, अगर आप लाइट कमरे में आ रही हो, अंधेरे कमरे में बैठे हो, तो आपको दिखता है कि ओह, क्या ये हम इतनी चीज़ें इनहेल कर रहे हैं हर एक सांस के साथ। जी, ये भी एक कारण रहा है कि बढ़ गया, क्योंकि मेरा समय समाप्त होने जा रहा है सर, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। समझ गया मैं आपकी बात की, ये दे एक्ट एज ए कैरियर। जी, तो ये वेदर भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर रहा जिसके कारण बढ़